बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 15 पर हैं हम, सही है। और पेज नंबर 15 के ऊपर हमारा नया यूनिट है, यूनिट 1.4, और ये राइटिंग पर मुश्तमिल है। ठीक है, इस किताब के अंदर जो है वो हर सबक 6 यूनिट पर मुश्तमिल होगा। पहले टॉपिक में हमें रीडिंग और सवालात हैं, दूसरे में लिसनिंग और स्पीकिंग की एक्सरसाइज है, और तीसरे पार्ट में जो है वो ग्रामर की प्रैक्टिस है, और चौथे पार्ट में राइटिंग है, और अगले पार्ट में कुछ स्टडी स्किल्स पर बात होगी, और छठे पार्ट में कुछ फ़न का मतलब कोई एक्टिविटी है। अभी हम आ गए चौथे पार्ट पर, यूनिट 1.4। मौजू है राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव एसे यानी तफसील बताने वाला मजमून। डिस्क्रिप्टिव एसे का क्या मतलब होता है? बयान करने वाला एसे। ठीक है, ऐसे का मतलब मजमून। तो देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि जब कोई मुसन्निफ़ कोई बात लिखता है तो दरअसल उस तहरीर के ज़रिए आपको कुछ बताना चाहता है। ऐसा ही है, कहानी सुनाना चाहता है, कोई वाक़या बताना चाहता है, सही है। तो जब वो तहरीर लिखता है तो उस तहरीर के अंदर उसके ख़यालात छुपे होते हैं। वो ख़यालात फ़िक्शन भी हो सकते हैं और नॉन फिक्शन भी हो सकते हैं। फ़िक्शन का मतलब क्या होता है कि उसके जहन की पैदावार, उसको हम क्या कहते हैं? फ़िक्शन। तो पहला जो तहरीर के अंदर जो चीज़ पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? फ़िक्शन। यानी जितनी कहानियाँ हैं, ड्रामे हैं, नावल हैं, ये सब क्या होते हैं? फ़िक्शन। मैं आपको कहानी सुनाऊं कोई, एक ख़ातून थी, एक बुढ़िया थी, वो जा रही थी, वो अंधी थी, सही है। रात का वक्त था, उसके हाथ में एक लालटेन थी। वो अंधी थी लेकिन उसके हाथ में एक लालटेन थी रोशनी के लिए, सही है। तो वो जब जैसे जैसे जाने लगी, सामने से एक लड़कों का ग्रुप आ रहा था, तो वो आपस में दूर से देख कर कहने लगा कि ये तो लाठी, अंधे के पास लाठी जो होती है वो टेक टेक के चल रही है और लालटेन साथ लिए है, ये तो अंधी है, इसको रोशनी की क्या ज़रूरत। तो उन्होंने आके उसको तंज़ करा कि बड़ी हुई, तुम तो अंधी हो, इस लालटेन की तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई। तो उन्होंने जवाब दिया कि लालटेन मेरे लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए है, आँखों वालों के लिए है ये लालटेन, कि उन्हें मैं नज़र आ जाऊँ अंधेरे में। तो अब ये जो मैंने कहानी सुनाई है ये किसी आदमी ने बनाई है, सही है। तो उस बनी हुई चीज़ को क्या बोलते हैं? फ़िक्शन। और दूसरे किस्म की चीज़ क्या होती है? नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन का मतलब उसमें कोई कहानी नहीं होती बल्कि कोई वाक़या होता है, वो बनाया हुआ नहीं होता, वो रियल होता है। या फिर इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन का मतलब मैं अब आपको कोई तहरीर सुनाऊं जिसमें आपसे ये कहूं कि खाना पकाने की तरकीब ये बताऊं मैं आपको, तो खाना पकाने की तरकीब अगर आप पढ़ोगे कहीं तो वो कहानी होगी क्या? नहीं, वो क्या होगी? डिस्क्रिप्शंस होंगी। पहले ये कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर ये कीजिए। तो ये दरअसल क्या है? इन्फॉर्मेशन है। तो तहरीर जो है वो दो तरह की हो सकती है, या तो फ़िक्शन होगा या फिर क्या होगा? नॉन फिक्शन होगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो मुसन्निफ़ जब भी कोई बात लिखेगा तो या तो आपको वो कोई फ़िक्शन के ज़रिए से अपने ख़यालात और एहसासात का इज़हार करेगा, या फिर वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहेगा। आपने देखा कल हमने जो तहरीर पढ़ी थी एक, कि 21 दिन के अंदर अगर कोई आदमी मुसलसल कोई काम करे तो वो उसकी हैबिट बन जाता है। ये उसका ख़याल नहीं था, ये फ़िक्शन नहीं थी, बल्कि वो क्या था? नॉन फिक्शन था। फिर उसने कहा था हमने एक्सपेरिमेंट किया मुल्तान में जाके, सही है। वहाँ के लोगों को जब मुख्तलिफ़ बिहेवियर पर बार बार काम कराया तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि 21 दिन के अंदर भी आदत बन जाती है, और फिर ज़्यादा 66 दिन भी लगते हैं बाद आदत को। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने आदत बताई थी वो कितनी थी? 256 दिन या 254 दिन। तो ये जो आपने मज़मून पढ़ा था कल की क्लास में, वो दरअसल
फिक्शन नहीं था, बल्कि वो क्या है, नॉन फिक्शन है। क्लियर हो गई बात आपको? चलिए अब आप आइए पेज नंबर 15 पे। डिस्क्रिप्टिव एसे, डिस्क्रिप्टिव जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हो। अ डिस्क्रिप्टिव एसे डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये जो ऐसे होता है, या तो ये किसी शख्स को बयान करता है, या किसी जगह को बयान करता है, या फिर किसी चीज़ को बयान करता है। सही है? यानी मैं अगर किसी जगह के बारे में लिखूं, या किसी शख्सियत के बारे में लिखूं, या किसी चीज़ के बारे में लिखूं, तो जो तहरीर मेरी होगी उसे क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ये बात आपकी समझ में आ गई? तो ये नॉन फिक्शन की अंदर होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ये बात क्लियर हो गई आपको? आगे, इट इंक्लूड्स इम्पॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द पर्सन, यानी इस एस्से में शामिल होती है इम्पॉर्टेंट डिटेल। उसका कद कितना है, उसका रंग कैसा है, सही है, उसकी चाल कैसी है, उसकी आँखें कैसी हैं, उसका रंग कैसा है, वगैरह वगैरह। तो उस शख्स की डिटेल होती हैं, या जगह की डिटेल होती हैं, या फिर इसी तरह से अ मैनर दैट द रीडर्स कैन क्रिएट अ पिक्चर इन देयर माइंड, या ऐसी कोई तहरीर होती है जिससे पढ़ने वाला अपने जहन में उसकी तस्वीर बनाना शुरू कर देता है। द ऑब्जेक्ट बीइंग डिस्क्राइब्ड, उस चीज़ की जिस चीज़ को बयान किया जा रहा हो। तो आपको लफ्ज़ पता चल गया डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है। ऐसा मज़मून, ऐसी तहरीर जिसमें किसी शख्सियत के बारे में, या किसी जगह के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में तफसीलात मौजूद हों, जिसको पढ़ने से पढ़ने वाले के दिमाग में उस शख्स का ख़याल आ जाए, पूरी तसव्वुर आ जाए, या उस जगह का पूरा तसव्वुर क्रिएट हो जाए, या उस चीज़ का पूरा तसव्वुर क्रिएट हो। इस किस्म की तहरीर को आप क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ये बात क्लियर हो गई? आगे चलें। अब आगे क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं, आपके पास ये दो खाने बने हुए हैं, एक में पर्सन डिफ़ाइन हुआ और एक में ऑब्जेक्ट एंड प्लेसेस। पर्सन के बारे में क्या है, जनरल डिस्क्रिप्शन, यानी उसकी जनरल डिस्क्रिप्शन पहले बयान होगी। मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, फिर मुसन्निफ़ क्या करेगा, आम बात से ख़ास बात की तरफ जाएगा। अगर शख्स को बयान कर रहा है तो पहले शख्स को बयान करेगा, भाई वो एक लड़का है, ठीक है, उस लड़के वो एक तालिब इल्म है, ये आम बात बयान कर रहा है, सही है। उसकी उम्र जो है वो 17 साल है और वो 9th क्लास में पढ़ता है। ये उसकी जर्नल बातें हो गई। अब वो उसकी स्पेसिफिक बात पे जाएगा, ये लड़का बहुत ईमानदार है, इसका दिल बहुत हमदर्द है, दूसरों की मदद करता है। अब मज़ीद तफसीलात में जा रहा है। तो जब कोई मज़मून आप किसी शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे तो शुरू में मुसन्निफ़ क्या करेगा, कॉमन बातें बताएगा, और उसके बाद आगे चल के क्या करेगा, उस शख्सियत की स्पेसिफ़िक बातें खोलेगा जो उसकी ख़ास है। ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद डिटेल्ड फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फेस, बिल्ड, क्लॉथ्स, एक्सप्रेशन, यानी वो उसके चेहरे के बारे में, उसके जिस्म की साख्त के बारे में, उसके कपड़ों के बारे में, और उसके एहसासात और जो बात करने का अंदाज़ है उसके बारे में मुसन्निफ़ लिखता है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, यानी अब वो शख्सियत के जो नुमाइंदा ख़द-ओ-ख़ाल हैं उनको बताता है, हैबिट्स बताता है, आदत क्या है, एटीट्यूड क्या है, उसका रवैया कैसा है, बिहेवियर या बर्ताव कैसा है। तो जब कोई मज़मून आप किसी पर्सन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उसमें क्या क्या मिलेगा, पहले कॉमन चीज़ मिलेगी, फिर क्या मिलेगा, स्पेसिफ़िक चीज़ मिलेगी, फिर उसकी पर्सनैलिटीज़ के जो ख़ास बातें वो मिलेगी, फिर उसकी जो है वो बिहेवियर, सही है, उसका एटीट्यूड, ये सब बातें पर्सन के अंदर डिस्कस होंगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट को जब डिस्कस करेगा लिखने वाला तो क्या करेगा, फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन बताएगा उसकी, वो ठोस है, माया है या गैस है, किसी चीज़ के बारे में, उसका साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है, ठीक है। एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्लेस, मूविंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, वहाँ पे भी यही करेगा, पहले जर्नल बात करेगा, फिर जर्नल बात करने के बाद स्पेसिफिक बात करेगा। ये एक मोबाइल है, इससे आप कॉल अटेंड भी कर सकते हैं और किसी को कॉल कर भी, ये जर्नल बात बता रहा है मोबाइल को। तो अगले पैराग्राफ में जाते कि क्या बताएगा, इसकी स्पेशल बात ये है, मिसाल है, अब वो स्पेशलिटीज़ बताना शुरू करेगा, इसको कहते हैं स्पेसिफिक चीज़। फिर फाइनल डिटेल बताएगा, साइज़, कलर, शेप, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ये बताएगा अगले पैराग्राफ्स में। फिर एटमॉस्फेयर ऑफ प्लेस, अगर वो कोई जगह बता रहा है तो उसका एटमॉस्फेयर बताएगा,
मौसम क्या है, माहौल कैसा है वहाँ का, वगैरह वगैरह। तो आपने ये देखा कि जब भी कोई मज़मून किसी पर्सनालिटी के बारे में हो या किसी प्लेस के बारे में हो या किसी चीज़ के बारे में हो, वो मज़मून दरअसल डिस्क्रिप्टिव एसे कहलाएगा। और उस मज़मून के अंदर 3-4 पैराग्राफ होंगे। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होगा जिसमें कॉमन बातें लिखी जाएंगी। अगले पैराग्राफ में वो ख़ास बात शुरू करेगा, फिर वो डिटेल बताएगा उसकी, फिर स्पेसिफ़िक चीज़ें डिस्कस करेगा उसकी, और आखिर में जाके ख़ुलासा लिखेगा या ख़ात्मा लिखेगा, इख्तिताम करेगा अपनी बात का। क्लियर हो रही बात आपको? तो ये हमने पढ़ लिया। अब नीचे यहाँ एक्सरसाइज दी गई है। फर्स्ट, सबसे पहले देखिए आप गौर से क्या क्या करना है हमें। इंडिविजुअली रीड द फॉलोइंग ऐसे। ये पीछे एक ऐसे आने वाला है, ये देखिए ऐसे है, ये वाइट में जो है ये क्या है, ऐसे। इस ऐसे का नाम है डिज़र्ट। ये शख्सियत के बारे में नहीं है, जगह के बारे में। डेज़र्ट का मतलब क्या होता है? सहरा, रेगिस्तान। इसके बारे में किसी आदमी ने मज़मून लिखा है और हमको ये मज़मून इसी बुनियादी मालूमात के साथ पढ़ना है ताकि हम देख पाएँ कि कहाँ मुसन्निफ़ कॉमन बात कर रहा है, कहाँ मुसन्निफ़ स्पेशल बात कर रहा है, ठीक है, और कहाँ मुसन्निफ़ ने एटमॉस्फेयर बयान किया है, कहाँ मुसन्निफ़ ने, यहाँ तो शख्सियत तो है नहीं, तो ना कैरेक्टर होगा ना बिहेवियर होगा, सही है। एटमॉस्फेयर हो सकता है, जगह की जो है वो स्ट्रक्चर पे बात हो सकती है, मौसम पे बात हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो ये कह रहे हैं फर्स्ट इंडिविजुअली रीड द फॉलोइंग ऐसे। सबसे पहले आप ये ऐसे को ख़ुद से पढ़ें। टाइटल डेज़र्ट, जिसके मायने क्या हैं? डेज़र्ट, जिसका उन्वान डेज़र्ट है। नोटिस हाउ द इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स आर रिटन। आपको गौर से देखना है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखा गया है और कौन सा कंक्लूडिंग। देखिए ये जो पहला पैराग्राफ है ये क्या है? इंट्रोडक्टरी है, और आखिरी जो पैराग्राफ है ये क्या है? कंक्लूडिंग है। यहाँ पर उसने नतीजा कंक्लूड किया है बात को। तो इसको ये कह रहे हैं बहुत एहतियात से पढ़िएगा, ठीक है। और आल्सो नोटिस हाउ द टॉपिक, सेंटेंस एंड द अदर डिटेल्स आर लिंक्ड इन ईच बॉडी पैराग्राफ। और ये भी आप गौर से देखिए कि कैसे जुमले जो है वो कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। पहला काम ये करना है, पहले तो पढ़ना है। दूसरा काम, डिस्कस द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ डिस्कस करना है। इज़ द थीसिस स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ गिवन इन 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंस। जो थीसिस सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें दलील देता है, लिखने वाला क्या करता है, अपनी बात को साबित करने के लिए कोई बात कहता है, उसे कहते हैं थीसिस सेंटेंस। समझ में आ गई बात? किसी पैराग्राफ में मुसन्निफ़ अपनी बात को साबित करने के लिए ज़ोर दे रहा हो किसी जुमले के ज़रिए से, तो हम बोलते हैं ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है? थेसिस सेंटेंस है। द थेसिस स्टेटमेंट शुड इज़ द थेसिस स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ गिवन इन 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंस। क्या जो थेसिस सेंटेंस उसने लिखे हैं वो एक जुमले में लिखे हैं या एक से ज़्यादा जुमले में लिखे हैं? इस पर भी आप गौर कीजिएगा। द थेसिस स्टेटमेंट शुड कंटेन ऑल द की आइडियाज़ दैट आर कवर्ड इन द ऐसे। और जो थेसिस स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें पूरे पैराग्राफ का निचोड़ शामिल होता है। देखिए ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ ये अभी जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ हमें इन सब बातों को नोट करना है। पेज नंबर 16 पर आ गया हमें। अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंसेस इन ईच बॉडी पैराग्राफ। आपको हर बॉडी पैराग्राफ में जो टॉपिक के सेंटेंसेस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन करना है। फिर कहते हैं आगे जाके, डिस्कस हाउ ईच टॉपिक एरिया इज़ एक्सप्लेन्ड विथ फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, आइडियाज़ और ओपिनियन। कि हर पैराग्राफ में जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स क्या होते हैं? जो हक़ाइक़ होते हैं, ठीक है, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, उनको क्या कहते हैं? फैक्ट्स। एग्जाम्पल, अपनी बात को समझाने के लिए उसने क्या मिसाल दी है, ठीक है। और तीसरी बात, आइडियाज़, कुछ नए ख़यालात क्या उसमें मौजूद हैं। और चौथी बात क्या है? ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है राय, मुसन्निफ़ की ज़ाती राय क्या है? ओपिनियन, स्पेलिंग क्या है ओपिनियन की? NION।
ओपिनियंस। ये 4 चीज़ें जो है वो हमें जब हम पढ़ेंगे तो 4 चीज़ें देखेंगे। फैक्ट क्या है इसमें, एग्जाम्पल क्या दी है उसने, आइडियाज़ क्या हैं उसके अपने, और उसकी अपनी राय क्या है। ठीक है, और आगे लिखते हैं अगले उसमें, सी हाउ द क्लोजिंग पैराग्राफ इज़ रिटन। फिर आपको ये देखना है कि आखिरी पैराग्राफ उसने कैसे लिखा है। अंडरलाइन द सिग्नलिंग क्लोजिंग वर्ड। आप उन अल्फाज को अंडरलाइन करेंगे जो इस बात को ऐलान कर रहे हो कि अब पैराग्राफ ख़त्म होने जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद आल्सो डिस्कस हाउ द पैराग्राफ ब्रीफली ब्रिंग्स टुगेदर द सेंट्रल आइडिया। ये भी बताना है कि मुसन्निफ़ ने पैराग्राफ के अंदर सेंट्रल आइडिया को कैसे डिफ़ाइन किया है। और ऑल द सपोर्टिंग आइडिया। अंडरलाइन द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स, और जो आखिरी स्टेटमेंट है जिससे नतीजा निकल रहा है पूरे सबक का, उसको भी अंडरलाइन करना है। डज़ इट गिव एन आइडिया, सजेशंस, रिकमेंडेशन। क्या वो आपको कोई आइडिया देता है, सजेशन देता है या रिकमेंडेशन देता है। ये आखिरी वाले पैराग्राफ में हमें जाके देखना होगा। तो मेरा ख्याल है जितनी भी बातें मैंने पढ़ी हैं आपको समझ में नहीं आई, इसलिए कि अभी हमने मज़मून नहीं पढ़ा है, अब मज़मून हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तवज्जो आप सब रखेंगे मज़मून की तरफ, पढ़ेंगे, तर्जुमे के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, गौर से आप देखिए। फिर हम जब ख़त्म करेंगे इसे तो फिर दोबारा से ज़रा देखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ है। अभी हम कुछ नहीं, अभी हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, इस मज़मून की रीडिंग कर रहे हैं ताकि हमें पहले पूरा मज़मून समझ में आ जाए कि मज़मून क्या कह रहा है। ये डिस्क्रिप्टिव फ़िक्शन नहीं है बल्कि क्या है, नॉन फिक्शन है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ऐसे हमेशा क्या होता है, नॉन फिक्शन होता है। चलिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, ये बात मुश्किल है तसव्वुर करना। वाट अ डेज़र्ट लुक्स लाइक, कि जो रेगिस्तान है वो दिखता कैसे है। विदाउट हैविंग सीन वन, जब तक कि कोई उसे देख ना ले। यानी आप जब तक किसी रेगिस्तान में ख़ुद नहीं जाएंगे, जब तक कि रेगिस्तान का इमेजिन करना मुश्किल है। आपको तस्वीर तो महसूस हो जाएगी दूर से, लेकिन ख़ुद क्योंकि आप कभी गए नहीं है रेगिस्तान में, लिहाजा रेगिस्तान का सही तस्वर आपके जहन में नहीं आएगा। एक होता है रेगिस्तान की तस्वीर और एक होता है रेगिस्तान का सही तस्वर। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि जो इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद है उसका तस्वर आपके जहन में है, तो कुछ बच्चों के जहन में तस्वीर आएगी, लेकिन जो बच्चे वहाँ गए हैं, नमाज़ पढ़ी है, सारे कोने उसके देखे हैं, उनके जहन में अब क्या तस्वर आ रहा है, पूरी मस्जिद का तस्वर आ रहा है। तो अगर किसी आदमी ने वो मस्जिद देखी नहीं हो तो क्या उसके जहन में फैसल मस्जिद का सही तस्वर आ सकता है? तस्वीर आ सकती है बस, सही तस्वर। बिल्कुल इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि जब कोई आदमी अगर रेगिस्तान गया नहीं है तो उसको रेगिस्तान का सही तस्वर भी हासिल नहीं हो सकता। पहले जुमले में ये बात कही, दोबारा से पढ़ता हूँ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन वाट अ डेज़र्ट लुक्स लाइक विदाउट हैविंग सीन वन। ये तस्वर कायम करना मुश्किल है बग़ैर किसी शख्स के रेगिस्तान को देखे। आगे लिखते हैं, अ डेज़र्ट इज़ अ वेस्ट प्लेन ऑफ सैंड्स। एक जो डेज़र्ट होता है, सहरा होता है, वो वसी प्लेन होता है ऑफ सैंड्स, रेत का, एंड स्टोन्स, पत्थरों का, हैविंग सम माउंटेन्स, उसमें कुछ पहाड़ियाँ भी होती हैं, एंड हिल्स, चट्टानें भी होती हैं और पहाड़ियाँ भी होती हैं। माउंटेन्स का मतलब बड़े पहाड़ और हिल्स का मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ऑफ वेरियस साइज़, मुख्तलिफ़ साइज़ की, एंड हाइट्स, और मुख्तलिफ़ बुलंदी की। दे आर यूजुअली विदाउट रोड्स। आम तौर पर ये जो रेगिस्तान होते हैं ये बग़ैर रोड के होते हैं, ये रोड नहीं बना होता इसमें, और शेल्टर्स, और ना ही इसमें कोई साइबान होता है, ना कोई छप्पड़ होता है कि जगह जगह छप्पड़ हो, साया हो। तो बग़ैर रोड के होते हैं और बग़ैर साए के होते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, डेज़र्ट हैव स्प्रिंग्स ऑफ वाटर। कभी कभी रेगिस्तानों में पानी के चश्मे होते हैं। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? चश्मे। पानी के चश्मे होते हैं विच क्रिएट ग्रीन, जिसकी वजह से वहाँ कुछ ग्रीनरी पैदा हो जाती है, सब्ज़ा पैदा हो जाता है। ग्रासी स्पॉट, और घास लगे हुए कते या घास के बड़े बड़े टुकड़े पैदा हो जाते हैं पानी की वजह से। विद अ फ्यू ट्रीज़, और वहाँ चंद दरख्त भी लग जाते हैं। ये कहाँ पर होता है? जहाँ स्प्रिंग्स हों, जहाँ चश्मे हों।
वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ द सहारा डिज़र्ट। दुनिया का सबसे जो रिमार्केबल यानी काबिल बयान, जिसको हम बयान कर सकते हैं या जो इंसान को हैरान कर देगा, दुनिया के बहुत सारे डेज़र्ट्स में से एक डेज़र्ट जिसका नाम क्या है, सहारा डेज़र्ट। सही है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा क्या है, इसमें मुसन्निफ़ ने क्या इंट्रोड्यूस कराया है, एक सहरा को इंट्रोड्यूस कराया है, ऐसा ही है। और क्या बोला है कि सहरा को आप समझ नहीं सकते जब तक कि आप जाके नहीं देखें। फिर उसने डिस्क्रिप्शन बयान की है, क्या एक सहरा जो होता है बग़ैर रोड के होता है, बग़ैर शेल्टर के होता है। अब तफसील बता रहा है, थोड़ी सी खोल रहा है। और मज़ीद उसने क्या बोला कि इसमें रेत होती हैं, पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं, या फिर छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। फिर उसके बाद इसने एक बात और बोली, कहीं कहीं ऐसा होता है कि रेगिस्तान में चश्मे भी होते हैं, जिसकी वजह से वो जो इलाका होता है वो थोड़ा सा ग्रीन हो जाता है, थोड़े बहुत दरख्त भी होते हैं वहाँ पर। स्पेशल बात नहीं है, अभी इंट्रोडक्शन करा रहा है। सही है, हर चीज़ का तारुफ़ किया इसने। पहला पैराग्राफ है, इसमें हर चीज़ का क्या है, तारुफ़ है। अब हर चीज़ की बात अगले पैराग्राफ में खुलेगी। फिर इसने बात बात में क्या कह दिया, दुनिया का जो सबसे बहुत सारे रेगिस्तानों में से एक रेगिस्तान है जिसका नाम है सहारा रेगिस्तान। सही है, और ये रेगिस्तान जो है ये रिमार्केबल है। चलें अगले पैराग्राफ में चलते हैं। दूसरा पैराग्राफ, स्प्रिंग्स ऑफ वाटर आर यूजुअली फ्यू एंड फार अपार्ट इन डिज़र्ट। स्प्रिंग ऑफ वाटर, पानी के जो चश्मे होते हैं, आर यूजुअली, वो आमतौर पर फ्यू, चंद होते हैं, एंड फार अपार्ट, और एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं। यानी कई किलोमीटर के बाद एक चश्मा है, कई किलोमीटर के बाद एक चश्मा है। इन डेज़र्ट, रेगिस्तान में, रेगिस्तान में जो चश्मे होते हैं जगह जगह नहीं होते, बल्कि बहुत कम होते हैं और एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। वेयर सच स्प्रिंग्स आर देयर, जहाँ कहीं भी इस तरह के चश्मे हों, एन ओएसिस इज़ फॉर्म्ड, एक ओएसिस बन जाता है। इंग्लिश में कहते हैं ओएसिस और उर्दू में कहते हैं नखलिस्तान। सही है, यानी वहाँ जहाँ सहरा में सब्ज़ा आ जाए, है तो सहरा रेती रेत, लेकिन कहीं जाके देखा तो पता चला भाई यहाँ तो दरख्त भी लगे हुए हैं और साया भी है और पानी भी है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, ओएसिस है। ओएसिस इन डिज़र्ट, इंग्लिश में ओएसिस कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं, नखलिस्तान, नाम है उसका, नखलिस्तान है। आगे, एन ओएसिस इज़ एन एरिया इन डेज़र्ट, एक नखलिस्तान वो इलाका होता है सहरा में, वेयर देयर इज़ वाटर एंड वेयर प्लांट्स ग्रो, जहाँ पानी होता है और जहाँ पौधे उगते हैं। इट इज़ अ प्लेस, ये वो जगह होती है, वेयर टायर्ड ट्रेवलर्स, जहाँ पर थके हुए सैयाह, एंड देयर एनिमल्स, और उनके जानवर, क्विंच देयर थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाते हैं। सही है, जहाँ पर थके हुए सैयाह और उनके जानवर आके अपनी प्यास बुझाते हैं। एंड फाइंड अ शेडी प्लेस, और उनको वहाँ मिल जाती है कोई सायेदार जगह, टू रेस्ट, जिसमें वो आराम कर लें। तो जो सैयाह होते हैं या जो मुसाफिर होते हैं, इन ओएसिस में आके उनको पीने के लिए उनको भी पानी मिल जाता है, वो प्यास बुझा लेते हैं अपनी, और उनके जानवरों की भी प्यास बुझ जाती है, और वो थोड़ी देर किसी शेड के नीचे, किसी साए के नीचे आराम भी कर सकते हैं। आगे जुमला लिखा है, वर इट नॉट फॉर दीज स्मॉल स्प्रिंग्स एंड शेडी प्लेसेस, ये भी एक किस्म का कंडीशनल सेंटेंस है जो हमने कल पढ़े थे। ये इफ़ से शुरू नहीं हुआ, वर से शुरू हुआ है। अगर वर इट नॉट फॉर दीज स्मॉल स्प्रिंग्स एंड शेडी प्लेसेस, अगर इस तरह के छोटे चश्मे और सायेदार जगह नहीं होती, अगर ऐसा होता तो नो ह्यूमन बींग्स कुड क्रॉस द वेस्ट, तो कोई भी इंसान कभी भी वसी जो इलाका है, बर्निंग सैड, जलती हुई रेत का ये वसी इलाका, वो कभी भी पार नहीं कर सकता था। यानी इंसान जब किसी सहरा को पार करता है, एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करने की ज़रूरत पेश आती है, तो अगर ये बीच में ये ना होते नखलिस्तान, तो किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं था कि वो सहरा को पार करे, क्योंकि वो जब चलेगा
कई दिनों की मुसाफत होगी, उसे पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। अगर पानी साथ भी लेके जाएगा तो पानी ख़त्म हो जाएगा, सही है, उसके जानवर मर जाएंगे जिन पर वो सवारी कर रहा है। तो इसलिए जो है अगर ये नखलिस्तान ना होते, उसने इस तरह से जुमला उठाया, क्या वो कहता है, वर इट नॉट फॉर दीज स्मॉल स्प्रिंग्स एंड शेडी प्लेसेस, अगर ये चश्मे और ये सायेदार जगह ना होती, नो ह्यूमन बीइंग कुड क्रॉस द वेस्ट स्ट्रेच, वसी फैला हुआ इस बर्निंग सैंड को, जलती हुई रेत को कोई भी इंसान पार नहीं कर सकता था। नेक्स्ट, टू बी थर्स्टी इन अ डेजर्ट, सहरा में प्यासा होना, विदाउट वाटर, और पानी भी ना हो आपके पास, एक्सपोज टू बर्निंग सन, और आपका सामना हो जलते हुए सूरज से, विदाउट शेल्टर, बग़ैर साए के, पूरा रेगिस्तान है, रेती रहते, ना आपके पास पानी है, प्यास लगी हुई है, और ऊपर क्या चमक रहा है, सूरज, कहीं शेड भी नहीं है, सही, ये वाली सिचुएशन हो अगर, इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सफरिंग, तो ये बहुत बड़ी मुशक्क़त होती है, दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन एक्सपोज टू, जिसका सामना एक आदमी कर सकता हो। यानी आपके पास प्यासे हों, पानी ना हो, सही है, साया भी ना हो, और ऊपर जलता हुआ सूरज हो, और नीचे तपती हुई रेत हो, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इंसान के लिए बहुत मुशक्क़त वाली बात होती हैं। और ठीक है, ये बात इसने कही है इस वाले पैराग्राफ में। तो दूसरे पैराग्राफ में आप देखें कि उसने रेगिस्तान के अंदर जो ओएसिस होते हैं उसको इसने डिस्कस किया है, और उसकी अहमियत पर ज़ोर दिया है कि अगर ये ओएसिस ना होते तो क्या होता, कोई भी इंसान सहरा को क्रॉस नहीं कर सकता था। आगे तीसरा पैराग्राफ, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ द सहारा डेजर्ट। अब पहले पैराग्राफ में उसने जो सहारा डेजर्ट को बयान किया था नाम, उसकी तफसील अब तीसरे पैराग्राफ में बयान कर रहा है मुसन्निफ़। दुनिया के अहम तरीन सहराओं में से एक सहरा है सहारा डेजर्ट, जिसका नाम है सहारा का रेगिस्तान। दिस डेजर्ट इज़ वेस्ट प्लेन, ये जो डेज़र्ट है ये एक बहुत वसी प्लेन है, मैदानी इलाका है या मैदान की तरह है, बट इज़ स्लाइटली अबव द सी लेवल, लेकिन समंदर से ऊंचा है, यानी सतह समंदर से थोड़ा ऊंचाई पर है। इट इज़ कवर्ड विथ सैंड एंड ग्रेवल, ये जो रेगिस्तान है ये कवर है, मुश्तमिल है सैंड, सैंड का मतलब रेत पर, एंड ग्रेवल, ग्रेवल का मतलब होता है कंकर। रेत तो बहुत बारीक होती है, थोड़ी सी मोटी रेत हो तो उसे क्या बोलते हैं, कंकर, ये उस पर मुश्तमिल है। विद अ मिक्सचर ऑफ सी शेल, और इसमें सीपियों का भी मिक्सचर है, यानी ये रेगिस्तान है, इसमें जब आप जाएंगे तो आपको रेत मिलेगी, कंकर मिलेंगे, और आपके पैरों के नीचे सीपियाँ आएंगी, उनके टुकड़े आएंगे। सीपी कहाँ होती है, समंदर में होती है, यहाँ कैसे आ गई सीपी, ठीक है, इसको वो बयान करता है। विद अ मिक्सचर ऑफ सी शेल्स, सीपियों के शेल होंगे, एंड लुक्स लाइक द बेसिन ऑफ एन एवापोरेटेड सी, और वो ऐसा लगेगा आपको जैसे वो एक ऐसा समंदर है जिसका पानी भाप बन के उड़ गया है। सीपी इसी वजह से हैं। और बेसिन, बेसिन के मायने क्या हैं, एक बड़ा सा थाल है, सही है, जिसके अंदर ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, और उसमें वो असल में समंदर था जिसका पानी जो है वो बुखारात बनकर उड़ गया है। एमिड द डिज़र्ट, एमिड का मतलब दरमियान में, बीच में, सहरा के बीच में या दरमियान में, देयर आर स्प्रिंग्स ऑफ वाटर एंड ओएसिस, इसमें भी बहुत सारे चश्मे हैं और नखलिस्तान हैं। आगे लिखता है, देयर आर 32 ऑफ दीज दैट कंटेन्स फाउंटेन्स एंड डेट पाम्स, इसमें 32, ये फैक्ट बता रहा, अब ये आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्या है, फैक्ट। इसमें 32 ओएसिस हैं, कंटेन फाउंटेन्स एंड डेट पाम, जिसमें चश्मे भी हैं, फवारे भी हैं, और खजूरों के दरख्त भी हैं, ठीक है। 20 ऑफ देम आर इनहेबिटेड, जिसमें से 20 जो हैं उसमें आबादी है, सही है, यानी हैं टोटल कितने इस पूरे सहरा में, 32, उसमें से जो 20 हैं, 20, उसमें आबादी है, यानी लोग रहते हैं, आबाद हैं वो, बहुत हैं, 2-4 लोगों ने अपना घर बनाया हुआ होगा,
और वो भी उनके लिए आप बनाया होगा कि जो मुसाफिर आएँ तो उनको वो सामान बेच के, पानी दे के, उनकी खिदमत करके रोज़गार कमाएं। तो उस 32 में से 20 ऐसे हैं जो आबाद हैं। ठीक है, आगे दे सर्व्स एज स्टॉपिंग प्लेसेस फॉर द कारवान। ये जो नखलिस्तान है ये कारवान्स किसे कहते हैं? काफ़िले, यानी वो लोग जो पैदल सफ़र कर रहे हैं उनको खिदमत अंजाम देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ये 3 पैराग्राफ हो गए। अब देखिए आखिरी पैराग्राफ। ठीक है, आपको याद है जो आखिरी पैराग्राफ होगा वो कंक्लूजन का होगा। आगे लिखते हैं, मुसन्निफ़ लिख रहा है टू कंक्लूड। अब बात को ख़त्म करते हुए, वो ख़ुद उसने लिख दिया टू कंक्लूड, बात को ख़त्म करते हुए। अ डेज़र्ट हैज़ वेस्ट एरियाज़ ऑफ जस्ट सैंड, कि जो एक डेज़र्ट होता है वो वसी एरिया होता है रेत का, विद नो ट्रीज़ और फॉरेस्ट, जिसमें ना तो दरख्त होते हैं और ना ही जंगल होते हैं। द ओनली प्लेसेस वेयर आर फ्यू ट्रीज़ एंड सम ग्रास कैन बी फाउंड, सिर्फ वो जगह जहाँ थोड़े से दरख्त और घास पाई जाती है, आर द ओएसिस, वो दरअसल नखलिस्तान है। वेयर द टायर्ड एंड थ्रस्टी ट्रेवलर्स कैन रेस्ट, जहाँ पर थके हुए और प्यासे मुसाफिर रेस्ट कर सकते हैं। ट्रैवलिंग इन द डेज़र्ट यूज़ टू बी, डेज़र्ट के अंदर सफ़र करना जो किया करते थे लोग पहले, यूज़ टू बी का मतलब जो किया करते थे, एंड समटाइम्स स्टिल इज़, और आज भी जो लोग करते हैं, वेरी रिस्की, उनके लिए बहुत क्या होता है? रिस्की होता, ख़तरा होता है। एंड लैक ऑफ वाटर, और पानी की जो कमी है, कैन लीड टू सफरिंग एंड डेथ, वो आपको मुश्किल में भी डाल सकती है और हत्ता के मार भी सकती है, मौत भी आ सकती है आपको। हाउएवर, ताहम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज के ज़माने की जो टेक्नोलॉजी है, इंक्लूडिंग सैटेलाइट फ़ोन्स, जिसमें सैटेलाइट फ़ोन शामिल हैं, एंड एडवांस्ड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के जो जदीद तरीक़े हैं, हैव ग्रेटली रिड्यूस्ड, उसने बहुत ज़्यादा कमी कर दी है, द रिस्क में कमी कर दी है, एंड सफरिंग, और मुश्किलात में। यानी आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट फ़ोन हो गए, ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हो गई, गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, सही है, और रेत में चलने वाली बाइक्स, इन सब ने रेगिस्तान को क्रॉस करने की जो मुश्किलात हैं वो अब क्या कर दी हैं? पहले से आसान कर दी हैं। क्लियर होगी बात आपको? ये हमने पढ़ लिया आपका पूरा पैराग्राफ। अब आप इस मज़मून के अंदर पढ़ने के दौरान ज़रा ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी शुरू में, पर्सन में तो है नहीं ये पर्सन, तो बल्कि ये क्या है? प्लेस है। तो प्लेस में क्या क्या चीज़ें, पहले उसकी डिस्क्रिप्शन उसने बताई है, फिर उसने कुछ फैक्ट्स बताए हैं, कुछ उसने राय भी दी है, सही है, और फिर उसने उसका इख्तिताम किया है, कंक्लूड की है बात। फिर उसने कंडीशंस भी बताई है कि अगर ये सहरा ना होते तो क्या होता, ये कंडीशन है। तो आप क्या करेंगे, घर पे जाके इस पूरे मज़मून को दोबारा से पढ़ेंगे, और दोबारा से पढ़ के ये वाली बातें जो इसमें लिखी हैं, ये वाली बातें उस मज़मून में तलाश करेंगे, और जहाँ आपको मिल जाए वहाँ पर आप अंडरलाइन कर देंगे उसे। ठीक है, उसके बाद क्या काम करना है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।